हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की जो ACF के एग्ज़ाम में आए हुए हैं अब तक। उनको प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो अब तक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब तक की आया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया था, फर्स्ट वायु से, दूसरा जलाणु से, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जल में घुलनशील, ऑक्सीजन से, और चौथा हम बात करते हैं जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है जलीय जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका सिंपल आंसर होता है कि जो जलीय जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, उसको वो क्या करते हैं, इस तरह से गिल्स के द्वारा, जो गलफड़े होते हैं उसके थ्रू, या फिर हम बात करते हैं माउथ के थ्रू, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं। ठीक है, कभी कभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, अगर जलीय जीव और स्थलीय जीवों की दोनों के कंपेयर कर रहे हैं तो जो श्वसन की रेट रहता है वो किसका ज़्यादा होता है और क्यों होता है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो हमको पता है, अगर स्थलीय जीवों की बात करें और जलीय जीवों की, तो श्वसन की जो रेट होगा, ब्रीदिंग रेट, वो जलीय जीवों में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जलीय जीवों को क्या है, जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है। तो जब कम मात्रा में मिलेगा तो उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, अपना ब्रीदिंग, जो श्वसन की रेट है उसको क्या करता है, बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड याद रखिएगा एक और क्वेश्चन, ब्रीदिंग की रेट जो रहेगा जलीय जीवों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करता है, जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है उसको यूज़ करता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, वायु से ले नहीं सकता, जलाणु ये इसका नहीं ले पाएगा ये, क्योंकि वो कंबाइन फार्म की बात कर रहा है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी यूज़ नहीं करेगा। तो ये इस तरह से इसमें बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध अधिक होता है जब, अब इसके लिए हम बात करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट pH क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा दिया हुआ है जब pH क्या होगा, कम होगा। तीसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन अधिक होगा, और चौथा दिया हुआ है सभी। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम एक्चुअल में एक क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व रहता है, ये इस तरह से हम बात करते हैं इसके डिसोसिएशन कर्व के लिए। तो जो इसके डिसोसिएशन कर्व रहता है वो हम इस तरह की बात करते हैं, ये ऐसा। ठीक है, एक ये इस तरह से रहेगा, जैसा कि हम जो सिग्माइड कर्व की जो बात करते हैं ये इसी तरह से होगा। थोड़ा सा इसको ये इस तरह से बोलते हैं, ये ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम HbO2 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कौन सा, pH। ठीक है, तो अब अगर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे क्या होता है, जो pH है वो बढ़ते जाएगा, इसका विघटन जो है वो भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका
या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड ये याद ना रख के सीधा ये याद रखो, हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो HbO2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है। HbO2 ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है लंग्स पे। ठीक है, लंग्स पे बनता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, pH की जो बात कर रहे हैं, pH जो रहता है यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, इसका मतलब यहाँ H2CO3 एब्सेंट या नहीं बनेगा। अब चूंकि एसिड नहीं बन रहा है, इसका मतलब एसिड बनता है तो pH कम होता है, नहीं बनेगा तो pH क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो देखिए इसके बेसिस पर सभी ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिया हुआ है। ऑक्सीजन अधिक होगा, केवल इसके हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मेन डिफाइन करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो pH से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका हमको पहला आंसर जो रहेगा ये करेक्ट लेना है। ठीक है, जो pH अधिक होगा, pH अधिक होगा इसका मतलब क्या है, एसिड की मात्रा कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा। तो उस जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का जो अट्रैक्शन है, बॉन्ड जो रहेगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ऑक्सीजन को रिप्लेस करते जाएगा, इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग जो रहेगा वो वीक होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमको मेन याद रखना है ये कुछ पॉइंट। अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है इसका मतलब एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो pH कम होगा, pH कम होगा तो ऑक्सीजन जो रहता है वो रिलीज होते जाएगा। ठीक है, मतलब वो टूटने लगेंगे। जस्ट अपोजिट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ मतलब एसिड नहीं बनेगा, अगर एसिड नहीं बन रहा है तो pH हाई होने लगेगा, बेस की ओर जाने लगेगा, और इस कंडीशन में इसकी बॉन्डिंग जो रहता है स्ट्रांग होने लगेगा। ठीक है, तो ये हम बात लेते हैं, मतलब ये बात कर सकते हैं। थर्ड हम लोगों को क्वेश्चन लेना है इसमें, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर साइटोसॉल का, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा, ऑक्सीजोम दिया होगा, ऑक्सीजोम का। ठीक है, और पांचवा जो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन था। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करूँगा जो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है, इसमें हमने 3 स्टेप देखे हुए थे। पहला हमने बात किए थे कौन सा, फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा ETS की। तो मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और तीसरा ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इसका मतलब ये हुआ ग्लाइकोलिसिस के लिए हमको ऑप्शन देखना है कौन सा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य देखना है, पर यहाँ पर ऑप्शन में हमको साइटोप्लाज्म नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें 2 तरह की पदार्थ होता है, एक होता है साइटोसॉल और एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल जो इसका कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ है, लिक्विड पार्ट रहेगा, इसके लिए यूज करते हैं, और सेल ऑर्गेनेल कोशिका के जो अंग है जो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं। तो ये दोनों वाले भाग आपस में मिलकर क्या बनाता है, कोशिका द्रव्य बनाता है। इसका मतलब जो लिक्विड पार्ट होगा वहीं पर एंजाइम होगा क्या। तो इस बेसिस पर हम बात करते हैं
साइटोप्लाज्म अगर नहीं दिया हुआ है तो इस केस में हमको ऑप्शन में क्या देखना पड़ेगा, साइटोसॉल देखना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है साइटोसॉल, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर ये ग्लाइकोलिसिस के जगह क्रेब्स साइकिल दिया रहता तो क्रेब्स साइकिल दिया रहता तब तो ये इजी हो जाता। माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, वहां पर फिर हम टिक किस में लगाते, माइटोकॉन्ड्रिया में लगाते, ठीक है। इसी तरह से अगर ETS दिया रहता तो ETS के लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया का चयन करते हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, साइटोसॉल आएगा। क्लियर है। इसके लिए केवल ये याद रखना, कोशिका द्रव्य या जो साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का दो भाग होगा, ठीक है। एक कोशिका द्रव्यक बोलते हैं साइटोसॉल, और एक होता है कोशिकांग होता है, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग, जिसमें फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ETS ये सब सेल ऑर्गेनेल आएंगे, वो सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पायरुविक एसिड से या अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये किस कंडीशन में होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होगा या किस कंडीशन में होता है। पहला दिया हुआ है ऑक्सीजन की उच्च आपूर्ति, दूसरा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च आपूर्ति, थर्ड दिया हुआ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और फोर्थ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति। ये इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये अपना क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन किसका है, लिंक रिएक्शन का। याद करो मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक छोटी सी स्टेप होती है जिसमें पायरुविक अम्ल जो रहता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो उस तरह की जो स्टेप होता है वहां पर हम बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन मिला तब वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, एब्सेंट है, जैसे हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या इस तरह से जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे टिश्यू को क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब टिश्यू में क्या हो गया, ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल रहता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से मैंने बताया था कि इसकी वजह से टायर्डनेस, थकान आती है, मतलब कुछ टाइम तक हम वर्क करते हैं या जैसे रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम थकने लगते हैं। वो थकान जो है वो एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड। तो मैंने बताया कि यहाँ पर पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड का जो कन्वर्जन है एनिमल टिश्यू में, उसका मेन कंडीशन कौन है, ऑक्सीजन की कमी, या फिर हम बात कर रहे हैं अनुपस्थिति। तो इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पायरुविक अम्ल रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। जनरली ये एनिमल टिश्यू में होता है, ठीक है। या मैं इसको पहले इसमें भी बताया था, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में जो बताया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब मैंने बताया था एनिमल टिश्यू में जनरली ये क्या होता है, एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये इस तरह से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिफ्थ एक क्वेश्चन, उस घटना का नाम बताइए, जो ग्लाइकोलिसिस
के दौरान, जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन विस्थापनीकरण, ये हाइड्रोजनीकरण गलत लिखा हुआ है, हाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं डीजनरेशन, पुनः निर्माण बोलते हैं, पुनः निर्माण। तो ये इस तरह से, और डी जो रहेगा इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया होता है एग्जाम में ए और बी दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है। इस तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट एग्जाम में एसीएफ के। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उस घटना का नाम बताइए जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका मतलब हमको ग्लाइकोलिसिस की वह स्टेप बताना है, ऐसा स्टेप जहां पर वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो H2O जल मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिलीज करता है। अब अगर जल मॉलिक्यूल को ये मुक्त कर रहा है, इसका मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन विस्थापनीकरण होता है। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा H2O निकलेगा, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन विस्थापनीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन या हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, और ये होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो H2O बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के लिए डी वर्ड यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का जो मार्ग है ये कौन सा है? तो ये मुख्य मार्ग मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 6 हम बात कर रहे हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र का वायु ग्रहण मार्ग है। ये देखना है हम लोगों को, क्या देखना है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का वायु ग्रहण मार्ग है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए कौन कौन सा। फर्स्ट दिया हुआ है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगा ये ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के बाद जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जाएगा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद जाएगा लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में। ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा हम बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है माउथ, फिर दिया हुआ है नोज, फिर दिया हुआ है लेरिंग्स, फिर दिया हुआ है लंग्स, फिर दिया हुआ है ब्रोंकाई, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद दिया हुआ है ब्रोंकाई, और इसके बाद दिया हुआ है लंग्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, या तो हमको क्या करना चाहिए, एक सीक्वेंस के बेसिस पर याद करना चाहिए, सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए। तो जैसे मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ, मनुष्य का श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज या माउथ। जनरली हम नोज से स्टार्ट करते हैं, श्वसन की बात कर रहे हैं
तो ये हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजल पैसेज। दोनों का ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे? नहीं दिख रहा है। थर्ड पॉइंट हम लोगों को देखना है फेरिंग्स। फेरिंग्स वाला ऑप्शन देखो कहां पर दिख रहा है, जहां पर पहले दिख रहा हो, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, ठीक है। माउथ दिया हुआ है, चलेगा। नोज भी दिया है, नोज के बाद सीधे डायरेक्ट कहां पर ले गया ये लैरिंग्स पे। माउथ दिया है इसलिए ये ऑप्शन हम इसको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो बच गया दो ऑप्शन फेरिंग्स वाला। लैरिंग्स पहले दिया है, फेरिंग्स बाद में, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखिए अब इन दोनों में हम बात करते हैं। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट कहां दिया हुआ है, ट्रेकिया में दिया है, दोनों सही है। इसके बाद दिया हुआ है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई भी सही है इसमें, ठीक है। जहां से ट्रेकिया डिवाइड होता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई के बाद ये कहां जा रहा है, लंग्स में, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, लैरिंग्स। तो ये इनकरेक्ट हो गया। लैरिंग्स जो रहता है ट्रेकिया के ऊपर यहां पर होता है, मतलब ये वाला भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और फिर इसके बाद लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ये याद कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर लैरिंग्स ही दिया हुआ है। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी होता है, ट्रेकिया श्वास नाल है और ये फेफड़े। तो ये इसमें तो उतना दिक्कत नहीं होगा, नाम वाले भाग है, ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छठवां था, ये सातवां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सातवां में एक क्वेश्चन आया है, श्वसन क्रिया में 8 NADH प्लस के NAD प्लस में या अणुओं के दिया हुआ है में ऑक्सीकरण से कितने ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 16 ATP, दूसरा दिया हुआ है 4 ATP, तीसरा दिया हुआ है 3 ATP और चौथा दिया हुआ है 8 ATP। एक पांचवा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस ETS की बात किया था, तो सबसे सिंपल तरीका है मैंने जो बताया था, अगर NADH2 है तो बेसिकली याद रखो अगर एक अणु है तो ये कितना ATP रिलीज करता है, 3 ATP। अगर FADH2 है तो याद रखना है कितना ATP रिलीज होगा, 2 ATP। क्लियर है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है NADH के लिए, मतलब यही है H2 वाले के लिए ऑक्सीकरण पूछ रहे हैं। तो अगर NADH जो दिया हुआ है H या H प्लस करके देते हैं, ये इस तरह से ऑक्सीकरण दे रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन रिलीज ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्या कर रहा है, इस तरह से जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये यहाँ पर, तो जब ऑक्सीकरण होगा इसका, तो इस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल जो रहता है ये क्या करता है, अगर ये 8 NADH2 है, ठीक है, तो एक जो रहेगा वो 3 दे रहा है, तो 8 से कितना होगा, 8 × 3 करेंगे, कितना आता है टोटल 24 आएगा। ऑप्शन में देखिए 24 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ से जो एनर्जी काउंट वाला जो मैंने एक बताया हुआ है डिटेल, हमको बहुत ज्यादा इसमें वास्ट नहीं जाना है, केवल सिंपल याद रखो NADH2 है तो 3 ATP, FADH2 है तो 2 ATP, हमको बस ये याद रखना है। अगर ये याद है तो हम आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे जो रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ है, बीजों के जो अंकुरण के समय वाला, जो आर्ग्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें जो पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो
उसके पश्चात श्वसन भागफल या आरक्यू क्या होगा, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये 7वां था, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं बीजों के अंकुरण के समय वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात श्वसन भागफल की मात्रा होगी। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए 1.3, बी 0.7, सी 4 और डी दिया हुआ है 1.5। तो अब ये श्वसन भागफल मतलब हम बात कर रहे हैं आरक्यू की बात कर रहे हैं, क्या, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट याद कर सकते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो इसका 1 होता, फैट के लिए होता है 0.7 और प्रोटीन के लिए हम बात करते हैं 0.5 to 0.9। क्वेश्चन में देखो फैट वसा का दिया हुआ है, ये देखो फैट मतलब वसा का दिया है, तो वसा के बेसिस पर इसका आरक्यू का मान क्या होगा 0.7। ऑप्शन दिख रहा है क्या 0.7, ये हो गया। अब हमको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये ऑक्सी पूछ रहा है या अनऑक्सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पूर्ण ऑक्सीकरण दे रहा है, इसका मतलब वो एरोबिक की बात कर रहे हैं। मैंने बताया एरोबिक अगर कंडीशन होगा वायवीय श्वसन तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय रहता है तो अपूर्ण होता है। अगर इसी क्वेश्चन में बीजों के अंकुरण के समय वसा का अपूर्ण ऑक्सीकरण दिया रहता तो यहाँ पर आंसर क्या आता, इन्फिनिटी आता, मतलब वो अवायवीय एनएरोबिक कंडीशन को फॉलो करता। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पूर्ण की बात कर रहा है। चूंकि पूर्ण की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम एरोबिक कंडीशन बताएंगे। एरोबिक कंडीशन में आरक्यू का मान कितना होता है 0.7 होता है, तो हम ये इस तरह से बताएंगे। क्लियर है, ये इस तरह से इसको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन हम बात करते हैं और इसमें नेक्स्ट है 9वें नंबर की, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ग्लूकोज एसीटेट में परिवर्तित होता है। थर्ड ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है और फोर्थ ग्लूकोज ब्यूट्रेट में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में परिवर्तित होता है। ये ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है ये पूछ रहा है, तो मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होता है वो स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। पहला ऑप्शन तो सब में ग्लूकोज ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा। अब हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस में होती क्या है। तो मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है इसमें ग्लूकोज का एक अणु जो रहता है पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो पायरुविक अम्ल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, पायरुविक की जगह पायरुवेट दिया हुआ है। तो सीधी सीधी बात है एसिटिक अम्ल से हम एसीटेट बना सकते हैं, तो पायरुविक अम्ल जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंसर जो रहेगा वो कौन सा आएगा, ग्लूकोज से क्या होता है यहाँ पर पायरुवेट बनता है। इसी क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितनी ऊर्जा की
लाभ होती है ये दे सकता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितनी ऊर्जा की लाभ होती है बोल रहा है, तो याद रखना इसमें 8 एटीपी ऊर्जा आएगा। कितनी बोल रहा है मतलब इसमें हमको टोटल बनाना है। अगर वो बोलता है प्रत्यक्ष ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में, तो 4 एटीपी। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमने देखे हैं कि 2 एटीपी का लाभ होता है और 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनता है, तो 1 NAD 3, इस तरह से वो टोटल 6 बना लेता है। 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें क्या करना है, वर्क करने की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के लिए याद रखना ये इस तरह का होता है। एक चीज और जो ग्लाइकोलिसिस में याद रखना है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। किसने किसने, एक है एम्बडेन, दूसरा है मेयरहाफ और तीसरा पारनास। इसके बेसिस पर ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है, एम्बडेन, मेयरहाफ और थर्ड है कौन सा, पारनास। तो ये इस तरह से जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से रिलेटेड उस पॉइंट को याद रखिए, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था ACA, इसमें हम बात करते हैं डाइजेशन से क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ था, ठीक है। सेकेंड एग्जाम में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो इसमें लगभग क्वेश्चन जो है देखिए 7 से 8 क्वेश्चन जो है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन उसी से मिल गए थे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे, पहले का जो एग्जाम थोड़ा सा इजी था, तो ये स्टार्टिंग तरफ का, अब थोड़ा सा ये टफ होगा जिसमें ये लगभग सभी टॉपिक को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि मैं ATP की, तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन और आ सकता है, क्रेब्स साइकिल, मतलब क्रेब्स चक्र के एक साइकिल में कुल कितने ATP प्राप्त होती है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए क्रेब्स साइकिल के एक चक्र में टोटल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 12 ATP प्राप्त होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के 2 अणु से अगर 2 साइकिल पूछा तो 24 आएगा। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेशन के लिए हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक जो पायरुविक अम्ल रहेगा तो 3 और 2 रहेगा तो 6 हो जाएगा। तो 24 6 30 हो जाता है, और 8 जो ग्लाइकोलिसिस का है 30 और 8 क्या हो जाता है, 38 हो जाता है। तो ये इस तरह से याद रखना, क्लियर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेशन और उसको मिला के 12 और 3 करके 15 दे देगा। पायरुविक अम्ल देखेगा, एक पायरुविक अम्ल का जब ऑक्सीडेशन CO2 और H2O में हो रहा है तो कितनी ऊर्जा निकलेगा एक पायरुविक अम्ल से, तो वहां पर याद रखना 15। ये इस तरह से वो नीट लेवल आ जाएगा, हमको इतना बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बेसिस पर प्रिपरेशन करना है, बहुत ज्यादा हमको इस पर वर्क नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।